हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अनस और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हेनरी फ्योल्स ने जो प्रिंसिपल्स दिए थे मैनेजमेंट के, उन प्रिंसिपल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। वैसे तो इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, बट आज की इस वीडियो में हम उनमें से 2 प्रिंसिपल्स, दैट इज़ डिवीज़न ऑफ वर्क एंड अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन 2 प्रिंसिपल्स के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे और बाकी के प्रिंसिपल्स के बारे में हम आगे की आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रिंसिपल है डिवीज़न ऑफ वर्क। क्या मतलब हुआ डिवीज़न ऑफ वर्क का? अब जैसे कोई एक बहुत बड़ा काम है और उस पूरे काम को उठा करके हम सीधा एक पर्सन को दे देंगे करने के लिए, तो क्या वो पर्सन उस काम को उतने अच्छे तरीके से कर पाएगा? क्या वो पर्सन उस काम को टाइमली कंप्लीट कर पाएगा? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाएगा काम का, जिसकी वजह से ना तो वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा, ना ही वो काम टाइमली कंप्लीट हो पाएगा। बट दूसरी ओर हम ये करें कि हम उसी काम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दें। मान लीजिए कि हमने उसी काम को अलग अलग 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, उसी काम को हमने छोटे छोटे 4 कामों में डिवाइड कर दिया और फिर उस काम को हम अलग अलग 4 पर्सन को दे दें। उससे होगा ये कि उन पर्सन्स के ऊपर काम का लोड भी कम आएगा, जिसकी वजह से वो काम को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे और साथ ही साथ वो काम टाइमली कंप्लीट भी हो जाएगा। तो फ्योल्स का यहाँ पर कहना ये है कि ऑल द वर्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल जॉब्स एंड आफ्टर देन असाइन इट टू द पर्सन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस, क्वालिफिकेशन एंड कैपेबिलिटी। फ्योल्स कहते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के सारे काम को छोटे छोटे काम में, छोटी छोटी जॉब्स में डिवाइड कर देना चाहिए और फिर उसके बाद उस काम को अलग अलग पर्सन्स को उनके एक्सपीरियंस, उनकी क्वालिफ़िकेशन और उनकी कैपेबिलिटी के आधार पर दे देना चाहिए। आगे लिखा है इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। एज अ रिजल्ट अ पर्सन बिकम एक्सपर्ट इन हिज वर्क विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। क्या होता है इससे? स्पेशलाइजेशन होता है। जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है। अब जैसे हम अपने ऊपर ही एग्जांपल लेकर के देखें, जब हम कोई काम नया नया करना स्टार्ट करते हैं, अगर हम किसी काम को पहले दिन करते हैं तो वो काम ठीक है, अगर जैसे कोई काम है, हम उस काम को अगर पहले दिन करते हैं तो वो हमें कैसा लगता है? उस काम को करने में हमें बहुत अटपटा सा फील होता है, हम उस काम को उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो काम हमारे लिए नया नया होता है, इसलिए हम उस काम को उतने अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। पर उसी काम को अगर हम कंसिस्टेंटली 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, अगर हम कंटिन्यूसली उसमें काम को 5-6 महीने तक करते हैं तो उसके बाद क्या होता है? उस काम को करने में हमें बहुत आसानी होती है, हम ईज़िली उस काम को कर लेते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम कंसिस्टेंटली, कंटिन्यूसली उस काम को करते जा रहे थे कुछ टाइम तक। उसकी वजह से हम उस काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो काम हमें बहुत आसान लगने लगता है। तो वही फ्योल्स कहते हैं कि इट लीड टू स्पेशलाइजेशन। जब हम डिवीज़न ऑफ वर्क करते हैं तो उससे स्पेशलाइजेशन आता है। उसके क्या होता है? स्पेशलाइजेशन आता है, जिससे एक पर्सन अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट अ पर्सन बिकम एक्सपर्ट इन हिज वर्क। क्या होता है? एक पर्सन अपने काम में बिल्कुल एक्सपर्ट हो जाता है, जो कि उसके लिए तो बेनिफिशियल है ही, उसके लिए तो अच्छा है ही, साथ ही साथ उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जहाँ वो काम कर रहा है उसके लिए भी बेनिफिशियल है, विच इज़ बेनिफिशियल फॉर हिम एंड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो ये था डिवीज़न ऑफ वर्क। होपफुली कि आपको डिवीज़न ऑफ वर्क समझ में आया होगा। अब देखते हैं अपना दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सबसे पहले इस वर्ड को समझते हैं, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब तो आप सबको पता होगा, यानी जिम्मेदारी। अथॉरिटी मीन्स पावर। ओके, पावर।
जब हम किसी पर्सन को ये पावर देते हैं, ठीक है, जब हम किसी पर्सन को ये पावर देते हैं कि वो उस पावर के बेस पर कोई डिसीज़न ले सके, जब हम किसी पर्सन को ये पावर देते हैं कि वो उस पावर के बेस पर कोई डिसीज़न ले सके, तो हम उसे कह देते हैं अथॉरिटी। ओके, सो फ्योल सेज दैट इफ़ एन ऑर्गेनाइजेशन असाइन अथॉरिटी टू अ पर्सन, then it is very necessary to assign him responsibility as well. Authority and responsibility should be balanced. क्या कहते हैं फ्योल? अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को पावर दे रही है, अगर किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको साथ ही साथ जिम्मेदारी भी दे, क्योंकि अगर हम सिर्फ अथॉरिटी दे देंगे और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो वो पर्सन क्या करेगा, उस पावर का गलत इस्तेमाल करेगा, उस अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल करेगा, वो अपने मन से जो चाहे वो डिसीज़न लेगा। और दूसरी ओर अगर हम खाली उसे ज़िम्मेदारी दे दें, पावर ना दें, अथॉरिटी ना दें, सिर्फ उसे ज़िम्मेदारी दे दें, तो ये भी एक तरह से गलत होगा, क्योंकि अगर उस पर्सन को उस ज़िम्मेदारी को, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए, अगर उस पर्सन को उस ज़िम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई डिसीज़न लेना होगा, तो क्या वो डिसीज़न ले पाएगा? नहीं ना, क्योंकि उसके पास तो अथॉरिटी ही नहीं होगी। जब उसके पास कोई अथॉरिटी होगी तभी तो वो कोई डिसीज़न ले पाएगा। तो इसीलिए अगर उसे उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कोई डिसीज़न लेना होगा तो वो डिसीज़न ले ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए फ्योल्स कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी पर्सन को अथॉरिटी दे रहा है तो उसे ज़िम्मेदारी भी दे, और अगर किसी पर्सन को ज़िम्मेदारी दे रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहा है, तो साथ ही साथ उसको अथॉरिटी भी दे। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी बैलेंस्ड। ओके, तो ये था दूसरा प्रिंसिपल, दैट इज़ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइस होपफुली कि आपको ये दोनों प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। ओके, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।